मेरे जज्बातों से वाकिफ है कलम मेरी कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। जी हां, भगत सिंह की इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है शहादत। तो इस विशेष कार्यक्रम में मैं भूमिका भोपाल दूरदर्शन केंद्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे एक विशेष दिवस की। जी हां, ये विशेष दिवस जिसे हम पुलिस शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं। आज 21 अक्टूबर है और संपूर्ण भारतवर्ष के हर प्रदेश में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। जी हां, ये दिवस उन पुलिस कर्मियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जो देश हित और देश की रक्षा के हित में शहीद हो गए। जी हां, बात भारतवर्ष की हो या भारतवर्ष की जनता की सुरक्षा की, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व सिर्फ अपने कर्तव्यों पर न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमें सुरक्षित करने के लिए। तो आज 21 अक्टूबर, इस उपलक्ष्य में हम इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम शहादत है, उसमें एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। और जब बात होती है देश हित की और देश की रक्षा की, तो आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पुलिस विभाग का नाम न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन किया है। जी हां, जिन्हें सैकड़ों अलंकरणों से सम्मानित किया गया है, जिनमें से कुछ अवार्ड्स का नाम मैं यहां लेना चाहूंगी। आपको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर lot of other services, police president medal for meritorious services, जहां की एक अंतरराष्ट्रीय यानी यूनाइटेड नेशन मिशन की तरफ से कीप टू पीस मेकिंग का भी अवार्ड दिया जा चुका है। और ऐसे लाखों अलंकरण सर को सुशोभित कर चुके हैं। जी हां, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग श्री पवन श्रीवास्तव जी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज जो भी सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूं, दरअसल वो सवाल नहीं होंगे, वो आपके उत्तरों के थ्रू हम हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे कि आखिर ये पुलिस शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। बात वर्षों पहले की है जी। 1959 की बात है। आपको ध्यान है, गलवान घाटी के बारे में अभी सब लोग जानते हैं। जी। गलवान घाटी के पास में ही एक स्थान है जिसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। ये वो स्थान था जो इंडिपेंडेंस के, स्वतंत्रता के पहले से ही अंग्रेजों का भी वहां पे बहुत वर्चस्व नहीं हुआ करता था। कभी कभार कोई जाता था सर्वे के हिसाब से। तो बाउंड्रीज जो हैं बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी और रिकग्निशन जो है दोनों तरफ से थोड़ा कमजोर था। आपको ये भी ध्यान हो कि वो जो लद्दाख वाला क्षेत्र है जी। वो आप चाहे कश्मीर से जाएं, जोजिला दर्रे के माध्यम से, या आप रोहतांग दर्रे के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माध्यम से जाएं, सर्दियों में जब बर्फ गिर जाती है दोनों दर्रे बंद हो जाते हैं। जी। तो उस तरफ की जितनी भी हमारी जनसंख्या है वो पूरे भारत से कट जाती है। जी। तो ये बात है 1959 की, 1959 की, और तारीख थी 21 अक्टूबर, आज ही का दिन था। तो हुआ यूं था कि 20 अक्टूबर को उस समय एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि उस समय सिर्फ भारतीय पुलिस हुआ करती थी और आर्मी हुआ करती थी, और किसी भी प्रकार की बॉर्डर सिक्योरिंग फोर्सेस नहीं थी या बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस नहीं थी। पुलिस नहीं हुआ करती थी उस समय। तो एक सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, वो भारत के स्टेट्स को मदद करती थी जहां पे पुलिस कम होती है। तो सीआरपीएफ को ये काम दिया गया था कि आप जाकर के देखिए कि हमारा क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है और उसमें कहीं चीनी इनकर्शन तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं आएगा। तो 20 अक्टूबर को 3 पार्टीज रवाना की गई थी, जिनमें 2 आरक्षक, 2 सिपाही थे और एक पोर्टर था, जिनमें से 2 पार्टीज वापस आ गई थी, एक पार्टी नहीं आई थी वापस। तो 20 अक्टूबर 1959 को फिर रात में ये निश्चय किया गया
कि सुबह एक बड़ी पार्टी लेकर के जाई जाए, इन लोगों को ढूंढा जाए, इनका वापस ना आना ऐसे स्थान पर जहां करीब 5000 मीटर की ऊंचाई होगी और जहां शायद इस समय टेम्परेचर माइनस में तो है ही, करीब 25-30 डिग्री नीचे होगा, 25-30 डिग्री नीचे होगा। ऐसी परिस्थितियों में नहीं आए तो कोई ना कोई घटना दुर्घटना की आशंका के हिसाब से तो एक 40 लोगों की टीम थी, जिसको एक डिप्टी एसपी सीआरपीएफ के थे वो लीड कर रहे थे, और एक करम सिंह करके इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी थे, वो 20 लोगों की टीम लेकर के निकले इनको ढूंढने के लिए। तो ये 20 लोगों की टीम जो है ये कैवलरी के ऊपर थी, यानी घुड़सवार थी, और ये घोड़े के ऊपर जा रहे थे, और बाकी 40 लोगों की टीम पैदल जा रही थी। तो दोपहर में करीब 1:30-2 बजे की बात होगी, एक पहाड़ी के पीछे उनको कुछ चीनी दिखे और चीनियों ने जो है फिर फायरिंग शुरू कर दी, और जो ये 20 का कंटीजेंट था उसमें 10 लोगों को हताहत कर दिया और बाकियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी के इंटरवेंशन के बाद उनको छोड़ा गया। ये लोग वापस आए और क्या हुआ था इसके बारे में बातचीत हुई, मालूम चला कैसे कैसे था। तो घटना ऐसे आई गई नहीं हुई। भारत में हर वर्ष सभी प्रदेशों के इंस्पेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल्स की एक मीटिंग प्रधानमंत्री जी के साथ होती है, कॉन्फ्रेंस, एनुअल कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसे। उसमें 1960 में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो उस समय ये निर्णय लिया गया कि 21 अक्टूबर को चूंकि 10 पुलिस अधिकारियों की शहादत हुई थी, इस कारण से 21 अक्टूबर हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 21 अक्टूबर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लग गया तब से। और उस समय हॉट स्प्रिंग नामक स्थान पे जहां ये घटना हुई थी, वहां पे एक मेमोरियल बनाया गया जो कि अभी भी है वहां पे, और प्रतिवर्ष भारत के तमाम पुलिस अधिकारी चुने जाते हैं और चंडीगढ़ से होते हुए हॉट स्प्रिंग्स जाते हैं और 21 अक्टूबर को वहां पे एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं। और बाकी प्रदेशों में या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर 21 अक्टूबर को हर जगह, हर यूनिट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, और उनके जो इस वर्ष में विगत एक वर्ष के अंदर जो पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं उनका नाम वाचन करते हैं हम लोग, और उनको याद करते हैं कि उनकी लड़ाई के कारण, उनकी मेहनत के कारण, उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण आज हम आप सबकी सेवा में तत्पर हैं। बहुत ही खूबसूरत बात सर, यानी 21 अक्टूबर 1959 से हमने ये शुरू किया और लगभग 61 वर्ष से भारतवर्ष में ये शहीद दिवस मनाया जा रहा है, जब हमारे पुलिस जाबाजों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। सर, एक छोटा सा ही प्रश्न इसमें ऐड करती हूँ कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हम शौर्य स्मारक पर जाकर उन्हें याद करते हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ कार्यक्रम हम प्रदेश स्तर पर मनाते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि हर पुलिस यूनिट के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, और जैसे भोपाल है या जैसे दूसरे दीगर प्रदेश हैं या सीएपीएफ हैं, वहाँ पे प्रयास ये किया जाता है कि जो शहीद के परिवार हैं उनसे मिलने के लिए हम में से कुछ लोग जाएं, उनसे बात करें, उनकी कठिनाइयाँ परेशानियाँ क्या हैं, उनकी हमसे अपेक्षा क्या है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करें और उनका दुख दर्द हम लोग मिल करके बांट सकें। तो जैसे कि आपने बात की कि कहीं ना कहीं हम आज के दिन ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। जी, हमारे लिए एक पुलिस कर्मी गया और एक शहीद हुआ, लेकिन किसी परिवार ने शायद अपना बेटा खोया है, किसी बहन ने अपना भाई खोया है, या किसी महिला ने अपना पति खोया है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमने सिर्फ सुना है कि शहीदों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, उनके बच्चों को आगे नौकरियां दी जाती हैं, बट कुछ भी क्लियर इसमें हमें नहीं, इस विषय में हमें नहीं पता है। तो क्या आप दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह की योजनाएं जो है सरकार शहीदों के लिए चला रही है?
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शहीद की भरपाई कोई नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं कर सकता। तो आपने जैसे सही कहा कि हमारे लिए तो हमारा एक सहकर्मी गया, परंतु उस परिवार के लिए, उस परिवार का जो कर्ता धर्ता था वो चला गया। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर सबसे बड़ी चीज जो है कि हम उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन के रूप में जो मॉनेटरी भरपाई होती है वो हम दे सकें, वो हम कर सकें। और दूसरा मेजर जो हम लोग कार्य कर पाते हैं वो होता है कि अनुकंपा नियुक्ति, जिसको हम कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर सर्विस देना कहते हैं। तो उसमें जो शहीद के परिवार में उसकी पत्नी या उसके बच्चे यदि बड़े हों तो हम उनको भी नौकरी ऑफर करते हैं, और यदि वो फिजिकली अनुरूप पाए जाते हैं तो उनको नौकरी मिल जाती है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि चूंकि हमारे यहाँ भर्ती प्रक्रिया में ये थोड़ी है कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस ये होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई का एक स्तर होना चाहिए। तो अक्सर पहले होता था, अब तो बहुत कम हो गया, पर पहले ये देखा गया है कि पत्नियां जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। ऐसी परिस्थिति में और जब बच्चे छोटे होते थे तो हम किसे नौकरी दें? तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा नायाब तरीका इन्होंने ढूंढा था और एक बॉय ऑर्डली के रूप में उनको नियुक्ति दी जाती थी। जो शहीद के बच्चे होते थे जिनकी उम्र 18 बरस नहीं है, क्योंकि आपको पुलिस फोर्स में आना है तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। तो अगर आपकी उम्र नहीं है तो छोटे बच्चों का हम क्या करें, तो उनको बॉय ऑर्डली के रूप में भर्ती किया जाता था और उनको यूनिफॉर्म दी जाती थी और उनको पुलिस ऑफिस में कोई कार्य दिया जाता था और एक दिन उनका ऑन होता था, एक दिन उनका ऑफ होता था। तो एक दिन वो पढ़ सकें और एक दिन वो सेवाओं को समझ सके, कार्यों को बिल्कुल। तो ये एक बड़ा एक नायाब सिस्टम मध्य प्रदेश ने बनाया था। तो ऐसे सिस्टम अन्य प्रदेशों में भी हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि एक परिवार से अगर कोई पुलिसकर्मी बना है तो हम इतना तो कर सकते हैं उनके लिए कि हम उनके परिवार की देख रेख कर सकें, उनकी व्यथा समझ सकें, उनके दुख दर्द को साझा कर सकें। यानी हमारी कोशिश यही रहती है कि वो भरपाई तो हम नहीं कर पाएंगे, उन्हें तो हम वापस नहीं ला पाएंगे, बट कहीं ना कहीं उनकी कमी को मॉनेटरी वैल्यूज में हम पूरा कर पाएं। धीमी धीमी या मूसलाधार, आज बारिश कितनी बढ़ेगी आपसे अच्छा कौन जाने। फसल के लिए साधारण सल्फर या सल्फर मिक्स, अरे किसान से अच्छा कौन जाने, क्योंकि इसमें मिलता है बेंटोनाइट सल्फर का लंबा असर और सल्फर पाउडर का तुरंत परिणाम। ग्रोमोर सल्फर मैक्स जल्दी असर दिखाए और लंबा साथ निभाए। ऑन बॉयज लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, जब बात हम चुनौतियों की करते हैं, जिस तरह पुलिस लड़ती है, मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती शायद ये होती है कि जब आर्मी जो होती है, वो जो सेना हमारी है, वो जब सीमाओं पर लड़ती है तो कहीं ना कहीं जो शत्रु हैं वो हमारे देश के बाहर हैं, उन्हें हम शत्रु मान सकते हैं। पर जब पुलिस की बात होती है तो जो अपराधी हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे ही समाज का हिस्सा है, कहीं ना कहीं बल्कि वो भारतवासी ही हैं। तो क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं है अपनों से लड़ना, स्पेशली तब जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा हावी हो चुका है। आज हर नागरिक फेसबुक पर है, ट्विटर पर है, बहुत आसानी से किसी भी पुलिसकर्मी की हम वीडियो बनाते हैं और उसे वायरल कर देते हैं, उसके पीछे का सच जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो आप इन चुनौतियों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि हमारा कोई डिफाइंड एनिमी नहीं है जी, तो हमें एनिमी की जरूरत भी नहीं है। आर्मी की जहां तक बात करते हैं तो वो उनका एक डिफाइंड एनिमी है कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई विदेशी अंदर आता है तो उसे रोकना उसका काम है।
परंतु हम तो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, हमारा काम बड़ा सिंपल है। हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लॉ एनफोर्स करना है, कानून का पालन कराना, और कानून का पालन करने में जो भी कठिनाइयां होती हैं उनको दूर कराना है। तो हमारा किसी के साथ के लड़ाई नहीं है, हमारा किसी के साथ द्वंद्व नहीं है। हम तो जो सोसाइटी ने जो नियम बना करके दिया, जो कानून बना करके दिया, हम उसका पालन कर रहे हैं। मैं जो आपसे कहना चाहूंगा कि क्रिमिनल भी कोई हमारा दुश्मन नहीं है, वो इस सोसाइटी का अंग है, और सोसाइटी ने हमें ये वर्दी दी है, सोसाइटी ने हमसे ये अपेक्षा की है कि हम कानून का पालन कराएं। इसीलिए रेड लाइट के ऊपर एक पुलिस वाला खड़ा रहता है, वो इंश्योर करता है कि आप रेड लाइट जंप ना करें, और यदि आप करते हैं या आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपका चालान करता है, क्योंकि कानून ने बोला है इसको गिरफ्तार नहीं करना है, इसको बंद नहीं करना। कानून ने ये बोला है कि आप इसकी इस त्रुटि को पेनाल्टी लगा करके, अगर फाइन लगा करके आप ठीक कर सकते हैं। तो चूंकि वो चुभता है पेनाल्टी, इस कारण से वो फिर कोशिश करता है कि हम ये त्रुटि ना करें। तो जो कानून का दायरा है उसमें फाइन से लेकर के डेथ पेनाल्टी तक है। वो सिर्फ इसलिए है, डिवीजन इसलिए है क्योंकि अपराध अलग अलग किस्म के हैं, और ये अपराध में दंड जो दिया जाएगा आफ्टर अ फेयर ट्रायल, वो उसके अपराध के मुताबिक ही होगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि अपराधी भी समाज के अंग है और पुलिस भी समाज के अंग है, पर कहीं ना कहीं हम जो आम जनता है वो पुलिस को सुपर हीरोज मानती है, उनकी इमेज एक हीरोज की बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिनके पास हम अपनी रक्षा के लिए जाते हैं उनसे हम बहुत डरे हुए होते हैं। ये एक विडंबना है कि हमें उन्हीं से रक्षा करवानी है, बट कहीं ना कहीं जब हम पर्सनली अगर मैं थाने में जाऊंगी तो एक डर है, मुझे एक छवि है जो एक डर पैदा करती है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि वीडियोस जो आजकल वायरल होते हैं, कहीं ना कहीं समाज को लगता है कि पुलिस जो है वो सरकार के लिए काम कर रही है, लेकिन चुना तो उसे हमारे लिए काम करने के लिए। तो ये जो इमेज, जो एक छवि खराब हो रही है, इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, छवि जो हमारी आपको लगता है कि खराब हो रही है, उसका कारण जो है वो जो हमारा इनहेरेंट काम है, वो ही ये बताता है, वही ये दर्शाता है, वही ये दिखाता है कि आपकी छवि अच्छी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, हमारा काम क्या है? हम रेड लाइट की बात कर रहे थे, रेड लाइट जंप करने की बात कर रहे थे। वो जो इसने रेड लाइट जंप की वो बहुत तेजी में इसलिए जा रहा था क्योंकि संभवतः उसका कोई सगा अस्पताल में भर्ती हो गया था। ठीक, बिल्कुल। तो उसको ये लग रहा है कि अगर मैं ये रेड लाइट जंप कर लूंगा तो मैं और जल्दी पहुंच जाऊंगा। पर उस पुलिस वाले ने उसको रोका, क्योंकि पुलिस वाले का काम है कि रेड लाइट जंप करने वाले को रोके। तो देखिए, वो हमसे इस बात से दुखी है कि हमने कानून का पालन कराया। उस समय आप हीरो की जगह विलन बन जाते हैं। तो बाय नेचर ऑफ आवर जॉब, जो हमारा काम है, इस कारण से लोग हमारी छवि को बोलते। देखो, मेरे को कितनी जल्दी थी, पुलिस वाले ने रोक दिया। मैं बाकी चीजों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा दायित्व कानून का पालन कराना है, तो जो कानून तोड़ रहा है या जो तोड़ना चाह रहा है, वर्ज पे है तोड़ने के, और ये संभवतः जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं, ये अगर उसका कोई सगा अस्पताल में भर्ती नहीं होता तो वो शायद रेड लाइट पे खड़ा होता। तो कानून तोड़ना तो चाहता नहीं है कोई, लेकिन तोड़ देता है। तो उसका पालन कौन कराएगा? हम कराएंगे। तो हम तो विलन रहेंगे उसके लिए। तो हमारी जो छवि के बारे में बात होती है, उस छवि के बारे में मेरा अपना ये सोचना है कि इसके लिए बहुत कुछ तक जिम्मेदार हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। बिल्कुल, आपको ध्यान हो तो 80 के दशक तक जितनी पिक्चरें आती थी, उनमें जब हीरो विलन से हीरोइन को छुड़ा लेता था, अपनी माँ को छुड़ा लेता था, उसके बाद फिर पुलिस आती थी वहां पे। पुलिस लेकिन आती एकदम आखिर में आती थी, लेकिन आती थी पूरी जीप भर के आती थी और सायरन बजा करके आती थी, और फिर वो जो भी किया धरा हीरो का था उसको पूरा करने के लिए आती थी। तो पुलिस ने डिपिक्ट किया कि हम ऐसे हैं, हम ऐसा करते हैं।
पुलिस ने ये बताया, पिक्चरों ने ये दिखाया कि हम काम समय से नहीं करते हैं, हम हमेशा हीरो के ऊपर छोड़ देते हैं चीजें। और कितने आप ये जोक्स इस देखिए, चीज पर बने हैं कि सबसे देरी से जो है वो पुलिस ही आप ये पहुंचती है। देखिए छोटे बच्चे होते हैं, जी। और मैंने तो महसूस किया है ये कि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी माँ उनको बोलती है कि बेटा दूध पी लो, नहीं तो पुलिस अंकल को बुला लूंगी। जी। पुलिस भी बोलती है, अंकल भी बोलती है, और डराती भी है। तो बचपन से अगर बच्चे के दिमाग में ये है कि अगर मैं अपनी माँ की बात नहीं मानूंगा या मैं बात नहीं सुनूंगा तो क्या होगा, पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस क्या है? पुलिस विलन है। जी। तो इवेंचुअली जब आदमी बड़ा होता है तो उसके दिमाग में ये बात घुसी रहती कि नहीं, पुलिस जो है वो गलत काम करने से टोकती है, रोकती है, ये नहीं, पुलिस गलत है, इसके साथ बड़ा होता है। और फिर अंततः क्या होता है, अंततः अगर उसके साथ कभी वास्ता पड़ा पुलिस का, तो उसकी जो ये धारणा होती है ये फ्रक्टिफाई हो जाती है, क्रिस्टलाइज कर जाती है, या फिर खत्म भी हो जाती है अगर उसकी मदद अगर होती है तो। पर आप ये देखिए, जब कभी भी कोई कठिनाई में होता, मैं अपने अनुभव से ये कहता हूँ, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आग लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, जहां तात्कालिक मदद की आवश्यकता होती है, जब कभी भी कोई खाकी वाला पहुंचता है तो सामने वाले को जो दुख में है, पीड़ा में है, दर्द में है, उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं अब बच जाऊंगा, अब मेरी समस्या का निजात हो जाएगा, अब मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस कारण से जो मेरे को लगता है कि हम लोगों की छवि हम लोगों के कारण कम खराब है। सर, एक और व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पुलिस शहीद दिवस आज हम मना रहे हैं और बहुत आसान होता है यहाँ स्टूडियो में बैठकर बात करना, और बहुत ही मुश्किल होता है फील्ड पर जाना और इन चीजों को अनुभव करना, जहां आपने खुद कोई अपना सहकर्मी जो आपका दोस्त रहा है, कल आप उसके साथ चाय पी रहे हैं और आज आपको पता चलता है कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या एक कोई ऐसा पर्सनल आपका एक्सपीरियंस रहा जब आप ही के किसी कलीग ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए? देखिए, हमने नौकरी 1992 में शुरू की थी, तो 1992-93 का जो पूरा समय था हम लोग के प्रशिक्षण में गया था। तो हमारे साथ प्रशिक्षण में हमारा एक सहकर्मी था, हॉपिंगसन नाम था उसका जी। और जब 94 में हम लोग फील्ड ट्रेनिंग के लिए गए थे तो उसको टेररिज्म के एक एक्ट में उसको मार दिया गया था। तो नौकरी की शुरुआत में ही हम लोगों का एक साथी सहयोगी साथ में, हम लोग तो प्रशिक्षणरत थे, हम लोग तो सीख रहे थे चीज़ों को, और उसी समय हम लोगों का एक साथी इस तरीके से हम लोगों का साथ छोड़ करके चला गया था। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनफैक्ट एक डीआई साहब थे, व्यास साहब, उनकी भी हत्या नक्सलियों ने उसी समय की थी जब हैदराबाद में वो सुबह के अपने वर्कआउट ले गए हुए थे। और वंदना मलिक करके एक लेडी ऑफिसर थी। इन सब के साथ हम लोगों का वास्ता जब हमने नौकरी शुरू की थी तभी पड़ गया था। और यही कारण है कि इसको जो ड्यू प्लेस मिलना चाहिए इस ओकेजन को और शहीदों को, वो हम लोगों के अंदर, हम सब के अंदर ये भरा हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की सर। और बहुत ही मुश्किल होते होंगे वो क्षण जब हम कोई जान पहचान का खोते हैं, लेकिन एक प्राउड की भी फीलिंग होती है कि हमारा ही कोई करीबी आज शहीद हुआ और उसने देश की रक्षा की। सर, ये जो पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो देखने में ही मुझे बहुत टफ लगती है। आप लोग कड़ी धूप में काम करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम किसी और पेशे की बात करें या अगर हम आईएएस कैटेगरी की बात करें तो एसी ऑफिसेस हमारे पास हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो पूरे टाइम हम एक एसी के माहौल में रहते हैं। तो आप बहुत ही उम्दा किस्म के फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, आपको कोडिंग की जानकारी है, आप कहीं तो एक बहुत अच्छे स्विमर हैं और आप टेनिस भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आपको कभी अपने जीवन काल में ऐसा नहीं लगा कि काश मैं जब करियर चुन रहा था तो मुझे कुछ आसान करियर चुनना चाहिए था? पुलिस ना बनकर कुछ और क्यों बनता? देखिए, ये एक प्रोफेशन है
और ये प्रोफेशन में हम जितनी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस का तो मोटो भी है देशभक्ति जन सेवा, तो जितनी सेवा हम लोग कर सकते हैं ऐसी सेवा अन्यत्र कहीं नहीं होती। आप सोच नहीं सकते कि रात में गश्त करते पुलिस अधिकारी को देख करके रास्ते चलते लोगों को, इक्का दुक्का लोग ही रात में चलते हैं, पर वो लोग चलते हैं जब, तो उनको कितना सुकून मिलता है। आपको भी, आप जिस कॉलोनी में रहती होंगी, चौकीदार रात में डंडा खटकाता है, जागते रहो, तो चौकीदार की वो छवि जो है वो डंडा खटकाने की, वो अकेला बेचारा क्या करेगा, कितना करेगा, लेकिन हम रात में गश्त करते हैं और वो सेटिस्फैक्शन आप देखिए जो रात में उस समय निकला हो, या आप पुलिस को कहीं बुलाइए और वो समय से पहुंच जाता। थोड़ी देर पहले बात हुई थी, कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं चोरी हो रही है या लूट हो रही है, डकैती हो रही है, पुलिस उस समय पहुंच रही है बुलाने के बाद, तो वो जो संतोष मिलता है सामने वाले को, जो विक्टिम है उसको, और उसके संतोष के कारण जो हमको संतोष मिलता है, वो एक्चुअली इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो यूनिफॉर्म हमने पहनी, तो ये यूनिफॉर्म हम सेवा भाव से पहने और हम सेवा कर रहे हैं, और इसके बराबर की और कोई भी नौकरी या और कोई भी सर्विस या और कोई भी काम नहीं है। बहुत ही खूबसूरत बात सर ने कही। तो जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है, और उतने ही गौरवान्वित वो हैं इस यूनिफॉर्म को पाकर। तो सर, समय कुछ कम है हमारे पास और सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इसे मैं अंत की तरफ ले जाऊं, यानी कि कार्यक्रम को अब हम एक विराम देते हैं, तो मैं एक लास्ट प्रश्न तो नहीं कहूंगी, एक मैसेज आपसे लेना चाहूंगी उन युवाओं के लिए जिन्हें कहीं ना कहीं ये डरा दिया गया है कि पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती, और कहीं ना कहीं समाज जो है वो हमारा ये चाहता है कि पुलिस उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहती है, क्योंकि हमने आपको सिर्फ काम करते देखा है सर, कभी बोलते हुए नहीं देखा। तो आज हम चाहते हैं कि आप उन युवाओं को और हमारे दर्शकों को एक संदेश दें। देखिए, बहुत 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 सिंपल सी बात है कि आप इसको एक नौकरी के रूप में, इसको एक प्रोफेशन के रूप में ले रहे हैं अगर, तो फिर शायद कठिन होता है। बिल्कुल। और शायद ऐसा ही मैसेज आप जैसा बोल रही हैं युवाओं के पास पहुंचा है जी। परंतु यदि आप इसे सेवा के रूप में लेते हैं, एक सर्विस के रूप में लेते हैं, और जिस संतोष की प्राप्त करने की बात मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कही थी, तो उस संतोष को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वर्दी धारण करने से अच्छा और आम जनता की मदद करने से और अच्छा कोई काम नहीं है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, आज बहुत कॉम्पिटिटिव है, पुलिस की नौकरी भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, पर आप प्रयास करें, आप आएँ, और जिन एथोस के साथ आप अपनी सोसाइटी से आ रहे हैं, जो आप मूल्य अपने समाज से निकाल करके ला रहे हैं, उन्हीं मूल्यों के साथ यदि आप सेवा करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे पुलिसकर्मी रहेंगे, आप के बारे में सब अच्छा कहेंगे और आप अपने कार्य में बहुत सफल होंगे। तो मेरा आग्रह है आप सामने आएं और बिल्कुल हम लोगों को ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी भोपाल दूरदर्शन केंद्र की तरफ से, और बहुत बहुत दर्शकों तक ये मैसेज पहुंच गया है कि जो हमारी पुलिस है वो हमारी हीरो है, वो विलेन सिर्फ अपराधियों के लिए है, और जो भी युवा पुलिस में आना चाहते हैं वो इसे सेवा की तरह समझें, केवल करियर ना समझें। इसी के साथ इजाजत दीजिए भूमिका को। नमस्कार। और यदि आप करते हैं या आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपका चालान करता है, क्योंकि कानून ने बोला है इसको गिरफ्तार नहीं करना है, इसको बंद नहीं करना। कानून ने ये बोला है कि आप इसकी